हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी मेरे भाइयों। उसी तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं और जो अपना टॉपिक चल रहा था बेटा राजस्थान के उद्योग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे भाइयों। इसके अंतर्गत आज अपन कुछ बातें और जो रह गई हैं उन पर चर्चा करेंगे, जैसे औद्योगिक नीतियां बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। औद्योगिक सेज क्या होता है, औद्योगिक पार्क क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, निवेश कार्यक्रम और संस्थान। तो मेरे भाइयों इसमें काफी अच्छे पॉइंट ये रहने वाले हैं, चाहे तुम इसे इकोनॉमिक्स डाटा वाले बोल सकते हैं, लेकिन ये है आपके उद्योग का ही हिस्सा। और आज ये उद्योग समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जब क्लास क्लोज करूंगा तब बताऊंगा अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा, जिसकी आपकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो क्लास को एंड तक देखें और जल्दी से, अगर क्लास को आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके चलिए बेटा, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, तो मेरे भाइयों यहाँ पे सबसे पहले बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर क्लास को अपन डेली स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी मैं मनोकामना करता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थियों पर आपका आशीर्वाद बना रहे और ये राजस्थान के उद्योग। और मेरे भाइयों यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो पॉइंट लिया है वो आपके लिए रहेंगी राजस्थान की औद्योगिक नीतियां। राजस्थान की औद्योगिक नीतियां, तो राजस्थान की औद्योगिक नीतियों में सबसे पहले जो औद्योगिक नीतियां आपकी बनाई गई थी मेरे भाइयों, ये राजस्थान की औद्योगिक नीतियां कब कब बनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बेटा। जो आपकी प्रथम औद्योगिक नीति बनी सर, जो आपकी प्रथम औद्योगिक नीति बनी सर, वो बनी 1978 बेटा। कब बनी? 1978 के अंतर्गत। इसके बाद बनी मेरे भाइयों 1991 के अंतर्गत। इसके बाद बनी बेटा 1994 के अंतर्गत। और इसके बाद बनी 1998 के अंतर्गत। और इसके बाद बनी 2010 के अंतर्गत। और लास्ट अब आपकी बनी है जिसे आप कहेंगे 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 ये आपकी मेरे भाइयों ध्यान रखना, ये आपकी नवीनतम क्या है? औद्योगिक नीति है। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटा आपके लिए, वो भी आप ध्यान रखेंगे। बात ये नहीं है कि आप लास्ट वाली याद करके चले जाओ। कई बार क्वेश्चन इस टाइप का भी बन जाता है कि निम्न में से औद्योगिक नीति कब नहीं बनी। इसका मतलब इनमें से 3 ईयर दे देगा, एक कोई और दे देगा। तो बेटा ये कंटिन्यूस आपको याद होना चाहिए कि पहली 78 में बनी थी, फिर 91 में बनी, फिर आपकी 94 में बनी, फिर आपकी 97 में बनी, और फिर मेरे भाई सॉरी 78, 91, 94 और आपकी 98 और 2010 और 1 जुलाई 2019। ये कुछ आपकी औद्योगिक नीतियां यहाँ पे रही हैं मेरे भाइयों, इनको जरूर आप ध्यान रखेंगे। ओके सर, 78 में, 91 में, 94 में आपकी, और 98 के अंतर्गत और 2010 के अंतर्गत, और मेरे भाई 1 जुलाई 2019 नवीनतम। अब बात आती है आपकी एमएसएमई नीति। ये क्या होती है? तो शुरू में आपने पढ़ा था कि औद्योगिक धंधे होते हैं मेरे भाई, वो आकार के आधार पर 2-3 प्रकार के अपन ने पढ़े थे, अति लघु, लघु और मध्यम। तो इसका मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो उद्योग धंधे होते हैं, अति लघु, लघु और मध्यम उद्योग धंधों के लिए जो आपकी नीतियां बनी हैं वो मेरे भाइयों कब कब बनी है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा मेरे भाइयों। ये एक तो बनी है आपकी 2015 के अंतर्गत। ओके सर, फिर बनी थी भाई साहब आपकी 17 सितंबर 2022 के अंतर्गत। ओके सर, 17 सितंबर 2022 के अंतर्गत। और मेरे भाइयों ये एक और बनी है आपकी, इसे भी ध्यान रखेंगे, 9 दिसंबर 2024 के अंतर्गत। तो भाई साहब आपकी जो नवीन एमएसएमई जो नीति है वो कब बनी है आपकी, तो ध्यान रखना। पहली जो है भाई साहब, फर्स्ट वाली जो है भाई साहब, वो तो आपकी 2015 में, दूसरी वाली 17 सितंबर 2022 में है, और तीसरी वाली जो रहेगी मेरे भाई वो 9 दिसंबर 2024 के अंतर्गत रहेगी। डन है? ओके सर, डन है। फिर चलते हैं मेरे भाइयों किस पे? हस्तशिल्प नीति पे बेटा। हस्तशिल्प नीति कब बनी मेरे भाइयों? आपके ऐसे उद्योग धंधे आपने देखे होंगे जो हस्ताधारित होते हैं मेरे भाइयों, उनसे संबंधित भी हमारे यहाँ एक नीति बनी हुई है। जी सर, ये कब बनी हुई है? तो ध्यान रखना, ये जो डेट है आपकी हस्तशिल्प के लिए 17 सितंबर 2022। ओके सर, 17 सितंबर 2022 को बनी। तो औद्योगिक नीति बनी आपकी 78, 91, 94, 98, 2010 और 1 जुलाई 2019। और मेरे भाइयों एमएसएमई जो नीति बनी है मेरे भाइयों, इनको भी ध्यान रखेंगे, पहली 2015 में, दूसरी 22 में, और तीसरी जो बनी है 9 दिसंबर 2024 के अंतर्गत। और हस्तशिल्प जो नीति बनी है वो आपके 17 सितंबर 2022। और हस्तशिल्प में मेरे कहने से एक बात आप ध्यान रखेंगे। जी गुरुजी बताइए। ध्यान रखना बेटा, यह नीति जारी करने वाला, यह नीति जारी करने वाला मेरे भाइयों राजस्थान, यह नीति जारी करने वाला राजस्थान मेरे भाइयों भारत का प्रथम राज्य बना। भारत का प्रथम राज्य बना। तो भाई साहब ये हस्तशिल्प नीति जो जारी करने वाला
आपका राज्य राजस्थान है। ये राजस्थान भारत का प्रथम राज्य बना जिसने हस्तशिल्प नीति को लागू किया। और राजस्थान की औद्योगिक नीति में एक और ध्यान रखेंगे जिसे आप कहेंगे वस्त्र एवं परिधान नीति। वस्त्र एवं परिधान नीति। सर ये क्या होता है वस्त्र एवं परिधान नीति, इसे भी ध्यान रखेंगे भाई साहब। ये है आपके सिले सिलाए कपड़ों से संबंधित एक नीति, अब की बारी आई है ये, और ये आई है आपकी अप्रैल 2025। मेरा तो ये मानना है जी इसे आप जरूर याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की जो औद्योगिक नीतियां बेटा उनका मैटर ये रहेगा मेरे भाइयों, इन ईयरों को जरूर आप याद रखेंगे। बिल्कुल सर, इसका मतलब पहली औद्योगिक नीति आपकी कब है? प्रथम भाई साहब 1978 के अंतर्गत है, डन सर। फिर द्वितीय है 91 में, 94 में, 98 में, 2010, 1 जुलाई 2019। एमएसएमई नीति कब बनी? तो 2015 में, फिर 22 में बनी और 9 दिसंबर 2024 में। और हस्तशिल्प नीति कब बनी है लास्ट? तो 17 सितंबर 2022 में। और हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। और एक ध्यान रखेंगे वस्त्र एवं परिधान नीति मेरे भाइयों, इसे जरूर याद रखना, ये अप्रैल 2025 के अंतर्गत रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट मान रहा हूं मैं भाई साहब इसको, बिल्कुल उद्योगों के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ये कुछ औद्योगिक नीतियां जो आपको याद रखनी है। ओके सर, फिर बढ़ते हैं मेरे भाइयों आगे। फिर आ जाते हैं आपके विशेष औद्योगिक क्षेत्र जिनको अपन इंग्लिश में सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बोला जाता है इनको बेटा? सेज कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब यहाँ पे आप सेज का मीनिंग जो है बेटा अगर वहां से नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान रखना, इसका मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका मीनिंग क्या होता है और बेटा ये चलाए किसके द्वारा जाते हैं? तो ध्यान रखना इनका निर्धारण जो किया जाता है वो रीको संस्था के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा इनका निर्धारण होता है? रीको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। आगे चल के संस्था आ जाएगी। तो मेरे भाइयों सेज का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन मेरे भाइयों ये रीको के द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब यहां से समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाइयों। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है ये रीको के द्वारा जमीन इनको अलाउड कराई जाती है। और इसका मतलब ये होता है जैसे आपने सुना हो जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है सीतापुरा सेज में। बिल्कुल है सर, सीतापुरा जो सेज है आपका वो जयपुर में है, जेम्स एंड ज्वेलरी। इसका मतलब रीको के द्वारा एक जगह अलाउड इनके लिए कराई जाती है और एक ही उत्पाद से संबंधित या एक ही चीज से संबंधित वहां सारी की सारी आपकी दुकानें किराए पर दी जाती है, उसे कहते हैं मेरे भाइयों सेज। इसका मतलब एक ही कार्य से संबंधित सारी दुकानें वहां पे रहेंगी। तो जैसे सीतापुरा में आप जाएंगे जयपुर के अंतर्गत तो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए है वो पूरा की पूरा सेज प्रसिद्ध है। तो सेज जो आपके उपलब्ध कराने का कार्य करती है वो कौन सी संस्था करती है? रीको करती है। तो हमारे यहाँ राजस्थान में कौन कौन से सेज चल रहे हैं उनको आप ध्यान रखेंगे, जैसे बोरानाड़ा सेज है, सीतापुरा सेज है, सोमानी सेज है, आरएनबी सेज है, महिंद्रा सेज है, वाटिका सेज है, ये कुछ सेज है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस जिले के अंतर्गत है और किस चीज से संबंधित हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन को मेरे भाइयों, गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार मेरा पुनः आपके लिए। बस मस्त रहिए और आराम से पढ़िए। तो ये बात समझ में आ गई कि सेज क्या होता है। अब ये सेज आपको ध्यान रखना है कि किस नाम से और वो कहां पे संचालित है और मेरे भाइयों वो किस चीज से संबंधित रहेगा, ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जी गुरुजी, तो देखिए ये एक लिस्ट है आपके सामने बेटा जिसमें एक सेज, उसमें संबंधित क्षेत्र और एक क्या है? अवस्थिति है। बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने बोला था एक है आपका बोरानाड़ा सेज जो कि ग्वारगम और हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। हैंडीक्राफ्ट आप जानते हैं हाथ से बनाई जाने वाली जो चीजें होती हैं। और ग्वारगम का मतलब होता है ये ग्वार जो होती है, जो फसलों के रूप में ग्वार अपन उत्पन्न करते हैं वो, इसको मेरे भाइयों पीसकर इसका पाउडर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पाउडर। और जो आपके ये मंदिरों के अंतर्गत जो अगरबत्ती और धूप बत्ती अपन जलाते हैं इनके ऊपर इसी का लेप होता है बेटा, किसका? ग्वारगम का। तो मेरे भाइयों ये पॉपुलर है आपकी, इसकी अवस्थिति कहां पे है? जोधपुर के अंतर्गत है। तो ध्यान रखेंगे बोरानाड़ा जो सेज है मेरे भाइयों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हैंडीक्राफ्ट और ग्वारगम के लिए प्रसिद्ध और कहां पे रहेगा? जोधपुर के अंतर्गत रहेगा। फिर मैं बात कर लेता हूं सीतापुरा सेज की। और सीतापुरा जो सेज है मेरे भाइयों ये ध्यान रखना ये जयपुर के अंतर्गत है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है। फिर आ जाता है आपका महिंद्रा सेज मेरे भाइयों, ये आईटी के लिए प्रसिद्ध है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाइयों। बिल्कुल,
जैसे आपने कई बार शहरों के अंतर्गत देखा होगा, जैसे अपन ट्रेवल जब कर रहे होते हैं मेरे भाइयों, तो वहां पे एफएम वगैरह की सुविधा होती है कि भाई इस रास्ते पे आप नहीं जाएं, यहाँ पे जाम लगा हुआ है, इस प्रकार की सूचना प्रदान कराई जाती है। उसे कहते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे भाइयों। ये महिंद्रा सेज भी आईटी और हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध रहेगा। ये भी कहाँ पे, जयपुर के अंतर्गत है। सोमानी जो सेज है मेरे भाइयों, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो चीजें आती है मेरे भाइयों उससे संबंधित रहेगा। लेकिन फिलहाल ये अलवर के अंतर्गत नहीं है बेटा, पहले ये अलवर के अंतर्गत था। मतलब मैं ये कह सकता हूं एज ए प्राचीन राजस्थान के अकॉर्डिंग ये कहां था, अलवर में। तो सर अब कहां पे है, अब इसकी स्थिति है बेटा, ये ध्यान रखना, भिवाड़ी में। अब इसकी स्थिति कहां पे है, भिवाड़ी। और भिवाड़ी आपका पड़ता है कहां पे, खैरथल तिजारा। तो अब इसकी स्थिति रहेगी भिवाड़ी खैरथल तिजारा। तो ध्यान रहे, सोमानी सेज पहले किस में हुआ करता था, अलवर में। अभी रहेगा भिवाड़ी खैरथल तिजारा। फिर आता है आपका RNV सेज, जो टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर टेक्सटाइल सिटी तो भीलवाड़ा को कहते हैं, और सर आप बता रहे हो कि ये बीकानेर में है RNV सेज। तो बेटा ये वो वाले वस्त्र नहीं है, ये ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बेटा, ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है ना, ये ध्यान रखेंगे आप, ऊनी वस्त्रों के लिए। तो मेरे भाइयों ऊनी वस्त्रों के लिए है ये आपका जो टेक्सटाइल यहाँ पे जोड़ा गया है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए RNV सेज कहां पे है, तो बीकानेर में है। ये टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है, मतलब वो वाले वस्त्र नहीं जो आपके भीलवाड़ा के अंतर्गत है, ये पर्टिकुलर जाना जाता है ऊनी वस्त्रों के लिए। ओके सर। और फिर है आपका वाटका सेज, जो अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है मेरे भाइयों। ये भी IT के लिए बनाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बनाया जा रहा है। और ये भी कहां पे बनने वाला है, आपके जयपुर के अंतर्गत बनने वाला है। तो मेरे भाइयों आपने यहाँ पे देखा कि कुछ सेज आपके सामने है, और संबंधित क्षेत्र मेरे भाइयों आपके पास में है जी गुरुजी। और एक क्या है आपके सामने अवस्थिति है। ओके, तो इनको वापस से एक बार मैं दोहरा देता हूं। बोरानाड़ा जो सेज है आपका जोधपुर के अंतर्गत है, हैंडीक्राफ्ट और वारगम के लिए प्रसिद्ध है। सीतापुरा जो सेज है वो जयपुर के अंतर्गत है, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है। महिंद्रा जो सेज है वो IT और मेरे भाइयों आपके IT और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है, वो भी आपके जयपुर के अंतर्गत है। RNV सेज जो है वो बीकानेर के अंतर्गत है। ध्यान रखना ये ऊनी वस्त्र मतलब आपके टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। सोमानी जो सेज है वो अलवर के अंतर्गत है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। और एक मेरे भाइयों आपका और प्रस्तावित है जिसे आप कहते हैं वाटका सेज, जो IT के लिए प्रसिद्ध है, कहां पे, जयपुर के अंतर्गत। अभी ये प्रस्तावित है, कंप्लीट कार्य नहीं हुआ है। तो मेरे भाइयों इसे भी आप ध्यान रखेंगे, अच्छे पॉइंट है, इसे ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की जो क्लास है मेरे भाइयों, मुझे ये लगता है कि उद्योग धंधे के अंतर्गत अगर आज की जो ये लास्ट वाली क्लास है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली है बजाय आगे की जो क्लासें हुई हैं। क्योंकि वर्तमान परीक्षा का जो पैटर्न लगातार बदलता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहां से चीजें बहुत ज्यादा पूछी जा रही हैं। जैसे सेज पूछ लेता है, आपने देखा होगा कई बार औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स पे चर्चा कर लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स भी आपको कराऊंगा। दोनों चीजों में क्या अंतर होता है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, आप बेफिक्र रहें। पहले मेरे को एक बार कमेंट करके बताएं कि यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से बताओ मेरे भाइयों कि यहां तक का बात डन है या नहीं है आपका। जल्दी से जवाब दीजिए बेटा, यहां तक का बात कवर है आपका। यस सर, यस सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए मेरे भाइयों, बिल्कुल बढ़ा जाए सर। चलिए तो फिर आगे चलते हैं मेरे भाई, और आगे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखेंगे कि औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर होता है सर। तो ये थोड़ा सा ध्यान समझना है। औद्योगिक पार्क का मतलब होता है मेरे भाइयों आपके जमीन के अंतर, मतलब जमीन पर जो आपकी जमीन अलाउड कराई जाएगी उसके अंतर्गत अगर हम कोई इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो उसे तो हम कहेंगे औद्योगिक पार्क। और एक ऐसा एरिया जब जमीन इतनी नहीं है, सीमित जमीन है, अलग अलग जमीन नहीं उपलब्ध करा सकते, तो उस सीमित जगह पे आपकी एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें कई कॉम्प्लेक्स हो, उसमें कई मंजिल इमारत हो, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो औद्योगिक पार्क का मतलब होता है जो जमीनी स्तर पे आपका बनाया जाता है, जिसमें ऊपर की बिल्डिंग नहीं होती, केवल एक ही फ्लोर होता है। और मेरे भाई कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जिस जगह पे जमीन कम है, तो अब गवर्नमेंट अलाउड तो करा नहीं सकती जमीन, अब जमीन कम है तो फिर क्या करेगी, उसी जगह पे एक आपकी बिल्डिंग ऐसी मजबूत बनाई जाएगी जिसमें कई फ्लोर होंगे, तो उसे कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स। तो औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स में अंतर होता है। औद्योगिक पार्क काफी बड़े एरिया में फैला होता है, उसमें मंजिलें नहीं होती हैं, और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंतर्गत कई मंजिल या कई इमारतें होती हैं। तो ये दोनों में अंतर रहेगा, औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स। अब सबसे पहले मेरे भाइयों जापानी कंपनी के द्वारा या जापान के द्वारा जो हमारे यहाँ पे जापानी पार्क बनाए हुए हैं,
जिनको हम जेट्रो कहते हैं, ये कहां कहां पर हैं आपके, तो इनको जरूर आप ध्यान रखना। इनमें से आपका पहला है नीमराणा। कहां पे है? नीमराणा, जो पड़ता है मेरे भाइयों फिलहाल आपके कोटपुतली बहरोड़ के अंतर्गत। कहां पे पड़ता है? कोटपुतली बहरोड़ के अंतर्गत, जापानी पार्क। और एक है मेरे भाइयों घिलोट। कहां पे है? घिलोट, और ये भी कहां पड़ता है मेरे भाइयों? कोटपुतली बहरोड़ के अंतर्गत पड़ता है। ओके सर, तो मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे जो आपके जापानी पार्क है ना, ये दो है मेरे भाइयों, एक तो रहेगा नीमराणा और एक रहेगा घिलोट। नीमराणा कोटपुतली बहरोड़ और घिलोट भी कहां रहेगा? कोटपुतली बहरोड़। कोरियाई जो पार्क है मेरे भाइयों, ये आपका कहां पे है? तो ध्यान रखना, ये कोरियाई पार्क है आपका घिलोट, और घिलोट कहां पड़ता है भाई साहब? आपके कोटपुतली बहरोड़ के अंतर्गत पड़ता है। ओके सर, डन। तो ये आपका कोटपुतली बहरोड़ में रहेगा। ये याद ही करने मेरे भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं ये याद करना है आपको। सिरेमिक जो जोन इन्होंने बोला है, ये कहां पे है? तो सिरेमिक जोन है, ध्यान रखना भाई साहब, आपके घिलोट। कहां पे है? ये भी घिलोट में है, और घिलोट कहां पड़ता है? कोटपुतली बहरोड़। अच्छा, ये सिरेमिक नाम से भाई साहब आपकी दो तीन चीजें रहेंगी, मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको। एक सिरेमिक जोन है, एक मेरे भाइयों ध्यान रखना सिरेमिक पार्क है। एक सिरेमिक क्या है? पार्क है। ओके सर, और एक मेरे भाइयों ध्यान रखना सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है। इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। जी सर, कैसे गुरुजी? वो मैं बताता हूं आपके लिए, आइए। ये सिरेमिक पार्क और सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, और एक अपन देख चुके हैं क्या? सिरेमिक जोन। इनको बिल्कुल रट्टा नहीं मारेंगे मेरे भैया, इनको क्या करेंगे आप? मैपिंग के अंतर्गत जाएंगे, और मैं जैसे कह रहा हूं वैसे आप याद रखेंगे, तो कभी भूलने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बताइए, मैं तो आपको क्या पढ़ा रहा था भाई? सिरेमिक जोन पढ़ा रहा था, और वो आपका कहां पे? कोटपुतली बहरोड़। तो यहां तो आपका रहेगा मेरे भाइयों, ये तो रहेगा आपका सिरेमिक जोन, मतलब कोटपुतली बहरोड़ में तो रहेगा सिरेमिक जोन। ओके सर, ये तो आपका सिरेमिक जोन आ गया जो कोटपुतली बहरोड़ में। अब बताइए, अगर सिरेमिक मुझे पार्क चाहिए, तो पार्क तो नीचे ही होते हैं ना, जब अपन टहलने के लिए जाते हैं तो वो नीचे वाले एरिया में आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो पार्क में ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है, और पार्क में जैसे ही नीचे आओगे तो यहां मिलेगा आपको सिरेमिक पार्क। क्या मिलेगा? सिरेमिक पार्क, जो सोनियाड़ा, सोनियाड़ा स्थान आता है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, वहां पे है। और जब आप सिरेमिक पार्क में नहीं, सिरेमिक जोन में नहीं, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स में जाओगे, तो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब मैंने क्या बताया था? ऊंची इमारत। कॉम्प्लेक्स मतलब ऊंची। तो भाई साहब फिर आपको यहां जाना पड़ेगा, और यहां है खारा नामक स्थान है, जहां पे आप बताएंगे कि यहां रहने वाला है क्या? सिरेमिक कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे आपका कॉम्प्लेक्स रहेगा जो सिरेमिक के नाम से जाना जाता है। अब बताइए आपको क्या समझ में आया? कि सिरेमिक जोन तो बताना है कोटपुतली बहरोड़ के अंतर्गत, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सिरेमिक जोन तो आपको कहां बताना है मेरे भाइयों? घिलोट कोटपुतली बहरोड़ के अंतर्गत बताना है। ओके सर, ये तो कोटपुतली बहरोड़ के अंतर्गत रहेगा, डन गुरुजी। और मेरे भाइयों सिरेमिक जो पार्क है, ये आपको बताना है सोनियाड़ा। ये कहां पे है बेटा? सोनियाड़ा में है, जो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। और जो आपका सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है, ये ध्यान रखना, ये कहां पे है? तो ये आपके खारा बीकानेर के अंतर्गत है। तो ये तीनों चीजें इस तरीके से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, सिरेमिक पार्क जो आपका रहेगा बेटा, आगे भी चल के आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो इसलिए मैंने दो जगह बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोनियाड़ा, ये कहां पे रहेगा मेरे भाइयों आपका? तो ये रहेगा बेटा सोनियाड़ा। ओके सर, सोनियाड़ा। ओके सर, सोनियाड़ा, और सोनियाड़ा पड़ता है कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, डन गुरुजी। फिर मेरे भाइयों सिरेमिक कॉम्प्लेक्स जो है वो आप ध्यान रखेंगे, ये रहेगा खारा, और खारा पड़ता है मेरे भाइयों कहां पे? बीकानेर के अंतर्गत। अब आ जाती है बात बेटा किसकी? एग्रो फूड पार्क की। हालांकि मैं कृषि में भी करा चुका हूं। ये जो एग्रो फूड पार्क है आपके, ये श्री गंगानगर के अंतर्गत है, जोधपुर के अंतर्गत है, अलवर के अंतर्गत है। ओके सर, और एक मेरे भाइयों कोटा के अंतर्गत है। तो ये कहां कहां पे रहेंगे? श्री गंगानगर, जोधपुर, अलवर और कोटा के अंतर्गत रहेंगे एग्रो फूड पार्क। और ध्यान रहे, इनमें से एक प्रस्तावित भी है, जो आपका कहां पे है? सांचौर के अंतर्गत है बेटा। कहां पे है? सांचौर। और सांचौर आपका कहां पे पड़ता है? तो ध्यान रखना, सांचौर पड़ता है आपका कहां पे? जालोर के अंतर्गत। ओके सर, तो एग्रो फूड पार्क श्री गंगानगर, जोधपुर, अलवर और कोटा में रहेंगे। एक प्रस्तावित है जिसे आप सांचौर, जालोर करेंगे। तो ये कई बार पूछे जाते हैं, ये तो वो है, अभी और भी अपन आगे चलने वाले हैं मेरे भाइयों। ये मेरे हिसाब से आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ओके बेटा, ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, आइए।
तो मेरे भाइयों आगे बढ़ने पे एक आते हैं आपके मेगा फूड पार्क। सर मेगा फूड पार्क आपके कहाँ कहाँ पे हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, एक तो है रूपनगढ़ अजमेर के अंतर्गत है मेगा फूड पार्क, ओके सर। एक है मेरे भाइयों मथानिया, कहाँ पे है, मथानिया, मथानिया कहाँ पड़ता है मेरे भाइयों, जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है, ओके सर। और एक मेरे भाइयों ये आपका बना दिया गया है पलाना, और पलाना कहाँ पड़ता है मेरे भाइयों, बीकानेर के अंतर्गत पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे मेगा फूड पार्क। और इसी के साथ में अटैच कर देता हूं यहाँ पे, ये भी आप ध्यान रखना मेरे भाइयों, जिन्हें अपन कहते हैं स्पाइस पार्क। क्या कहते हैं, स्पाइस पार्क, या जिनको अपन बोलते हैं मसाला पार्क। हालांकि ये कृषि में अपन का आ चुका है, पर फिर भी यहाँ पे भी ध्यान रख लेना स्पाइस पार्क या मसाला पार्क कहाँ पे है, तो भाई साहब एक तो है मथानिया, कहाँ पे है मथानिया, और मथानिया पड़ता है आपका जोधपुर में। तो वहां पे आपका ये मेगा फूड पार्क भी है मथानिया में, और स्पाइस पार्क भी है। और ये दो जगह है, एक है रामगंज मंडी, स्पाइस जो पार्क है, एक है रामगंज मंडी, और रामगंज मंडी आपका पड़ता है कहां पे, कोटा के अंतर्गत, ठीक है सर। तो ये स्पाइस पार्क रहेंगे, ये मेगा फूड पार्क रहेंगे, ओके सर। फिर आ जाते हैं अपन बेटा किसके अंतर्गत मेरे भाइयों, फिर आ जाते हैं जेम्स एंड रहेगा बेटा, सीतापुरा के अंतर्गत है, जो आपके सीज की श्रेणी में भी आता है, ये जयपुर के अंतर्गत रहेगा। सॉफ्टवेयर जो पार्क है मेरे भाइयों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कनकपुरा, कहां पे बेटा, कनकपुरा जयपुर के अंतर्गत रहेगा, सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर के अंतर्गत। और बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स वाला कहां पे है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स वाला एक तो है कुकस, कहां पे है, कुकस में है। एक है सीतापुरा, कहां पे है ये सीतापुरा, और एक है मेरे भाइयों कोटा के अंतर्गत, ठीक है सर। अब आपका कुकस और सीतापुरा ये दोनों तो कहां पड़ते हैं, जयपुर के अंतर्गत। और भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पे हो रहा है, कोटा के अंतर्गत। तो ध्यान रखेंगे मेगा फूड पार्क रहेंगे रूपनगढ़ अजमेर मथानिया जोधपुर, और मेरे भाइयों पलाना बीकानेर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रहेगा सीतापुरा जयपुर, सॉफ्टवेयर पार्क रहेगा कनकपुरा जयपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स रहेगा आपका कुकस और सीतापुरा जयपुर में, और एक रहेगा कहां पे, कोटा के अंतर्गत, ओके सर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो बेटा यहाँ पे आता है एक आपके सामने हीरो मोटर कॉर्प, ये कहां पे है सर, हीरो मोटर कॉर्प। तो बेटा ये एक तो है कुकस, कुकस के अंतर्गत है ये आपका, और ये जयपुर में है। और हीरो मोटर कॉर्प्स एक है नीमराणा, कहां है, नीमराणा, और नीमराणा आपका पड़ता है मेरे भाइयों कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत, कहां पड़ता है, कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत। तो हीरो मोटर कॉर्प रहेगा आपका कुकस जयपुर, और नीमराणा कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत, ओके सर। हाँ बेटा मेगा फूड जो पार्क है ना, एक पलाना बीकानेर के अंतर्गत है, पहले एक ही हुआ करता था अपने रूपनगढ़, अब दो और लग गए, ये ध्यान रखना, मथानिया जोधपुर में और पलाना बीकानेर में। स्पोर्ट्स कार जो फैक्ट्री है मेरे भाइयों जयपुर के अंतर्गत है अभी प्रस्तावित। और आईटी जो पार्क है ये ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, ये जयपुर के अंतर्गत है, ये आपके कोटा के अंतर्गत है सर, ओके। ये आपके उदयपुर के अंतर्गत है, ठीक है सर। और ये आपके जोधपुर के अंतर्गत है। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले पार्क हैं ये कोटा के, सॉरी जयपुर के अंतर्गत है, कोटा है, उदयपुर है और जोधपुर, चार अच्छे शहरों में है। अपैरल जो पार्क है ये महल जगतपुरा जयपुर के अंतर्गत है। बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है ये सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत है। और लेदर जो कॉम्प्लेक्स है ये ध्यान रखना मानपुरा माचेड़ी, ओके सर, जयपुर, सीतापुरा जयपुर, और भिवाड़ी जो फिलहाल पड़ता है खैरथल तिजारा के अंतर्गत। तो लेदर जो कॉम्प्लेक्स है ये ध्यान रखना मेरे भाइयों मानपुरा माचेड़ी जयपुर, सीतापुरा जयपुर, मतलब आपका तीन जगह रहेगा, सीधी सीधी सी बात ये कहूं तो ये आपका कॉम्प्लेक्स तीन जगह, मानपुरा माचेड़ी जयपुर में है, सीतापुरा जयपुर में, और भिवाड़ी खैरथल तिजारा के अंतर्गत रहेगा। फिर मेरे भाइयों ये बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कुछ आपके यहाँ पे ऑटोमोबाइल पार्क, ये खुसखेड़ा खैरथल तिजारा में है। ऑटो पार्ट्स एवं गारमेंट्स वाला आपका कहां पे है, ये खुसखेड़ा में, ये पथरेड़ी, ये भी खैर मतलब खैरथल तिजारा में आता है। एक हुंडा की जो ये गाड़ियां आती हैं आपकी मोटरसाइकिल वगैरह ये आती हैं मेरे भाइयों, उसे हुंडा सियोल नाम से और अमेज नाम से ये 4 व्हीलर भी आती हैं। ये कहां पे, खुसखेड़ा जो पहले अलवर में पड़ता था, अब कहां पे, खैरथल तिजारा। और देखो ये आपका श्रमिक पार्क, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया मेरे भाइयों, श्रमिक जो पार्क है वो कहां पे, या खारा बीकानेर के अंतर्गत है, लेकिन वो क्या है आपका ये ध्यान हो तो आपको मैंने पीछे कराया हुआ है। इस जगह पे है श्रमिक कॉम्प्लेक्स, क्या हुआ है, श्रमिक कॉम्प्लेक्स है इस जगह पे। तो सर ये श्रमिक पार्क अपन ने कहा लिखा था, तो श्रमिक पार्क जो अपन ने लिखा था ये ध्यान रखना, मैंने कहा था ना पार्क तो कहां होते हैं सर, नीचे होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कहां होते हैं, ऊपर। तो खारा बीकानेर में है श्रमिक कॉम्प्लेक्स, और श्रमिक जो पार्क रहेगा ये ध्यान रखना ये रहेगा आपका सोनियाड़ा, कहां पे रहेगा, सोनियाड़ा। और सोनियाड़ा कहां पे पड़ता है बेटा,
चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पड़ता है। ओके सर, डन। फिर चलते हैं बेटा, एक ऊन कॉम्प्लेक्स आपका आता है कि ऊन कॉम्प्लेक्स आपका कहां कहां पे रहेगा। तो ऊन कॉम्प्लेक्स जो है ये ध्यान रखना, ये खारा बीकानेर के अंतर्गत है। ठीक है सर, एक तो खारा बीकानेर के अंतर्गत है, एक ध्यान रखना गोहना, गोहना पड़ता है आपका ब्यावर के अंतर्गत है, गोहना ब्यावर के अंतर्गत है। ओके सर, एक है मेरे भाइयों नर्मद खेड़ा, क्या है, नर्मद खेड़ा, ये भी कहां पे है मेरे भाइयों, ब्यावर के अंतर्गत है। और एक खुद ब्यावर सिटी के अंतर्गत है मेरे भाइयों। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है भाई साहब, इसे मिस मत करना बेटा। ऊन कॉम्प्लेक्स आपके कहां कहां पे हैं, तो एक खारा बीकानेर में है, एक गोहना नामक स्थान है ब्यावर में, वहां पे है, एक नर्मद खेड़ा है आपका, वो भी ब्यावर में है, और खुद ब्यावर सिटी के अंतर्गत है। तो ऊन कॉम्प्लेक्स आपके 4 जगह रहेंगे मेरे भाइयों, जिनमें से एक रहेगा आपका खारा बीकानेर, एक रहेगा गोहना ब्यावर, और एक नर्मद खेड़ा ब्यावर, और एक ब्यावर। देखो मैं मानता हूं कि अब जो टॉपिक आपके चल रहे हैं ज्योग्राफी में, हो सकता है वो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो जितना आपको चाहिए होता है, लेकिन पढ़ाई के अंतर्गत इंटरेस्ट नहीं चाहिए होता है बेटा, पढ़ाई के अंतर्गत कंटेंट चाहिए होता है। तो हो सकता है मेरे भाइयों कुछ बच्चे स्किप कर जाएं इन क्लासों से, लेकिन आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि हमको जिस गुरुजी के द्वारा हमको पढ़ाया जा रहा है, वो गौरव सर के द्वारा हमें जिनको पढ़ाया जा रहा है, वो एक डंके की चोट पर और चैलेंज के साथ ये बात कहता है कि जब भी पेपर होगा तो हर जो अपन ने मैटर पढ़ा है उसकी कटिंग लगवाई जाएगी, और अगर क्वेश्चन अपना आउट आता है, अपन के पास नहीं अपन ने पढ़ा है, तो भाई साहब हाथ जोड़कर आपसे गलती स्वीकार की जाएगी कि भाई ये अपन ने नहीं पढ़ा था। दूध का दूध पानी का पानी, दिखावटी कुछ नहीं रहेगा ज्योग्राफी के अंतर्गत। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी कुछ तय करेंगे अपन वो मेहनत के दम पे तय करेंगे मेरे भाइयों, बिल्कुल। तो भाई साहब ये आपको चीजें याद करनी ही हैं। अगर इन चीजों को आपको याद करते हो तो बेटा राजस्थान के अंतर्गत लाख लोगों से आप आगे जाने का चांस बढ़ जाता है आपका, क्योंकि सिंपल चीजें हर किसी को याद है। अब वो पैटर्न नहीं है कि आपसे ये कहे कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल कहां लगी थी और आप कर दे दी कृष्णा कॉटन मिल्स। अगर वो ये क्वेश्चन भी पूछेगा तो इसमें भी कहेगा राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, जो की। अब हो सकता है सहकारी क्षेत्र में पूछ ले, हो सकता है आपसे निजी क्षेत्र में पूछ ले, और हो सकता है मेरे भाइयों सार्वजनिक क्षेत्र में पूछ ले। नहीं है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो फिर वहां पे आंसर अलग अलग कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ना मेरे भाइयों, ये थोड़ा सा इस जगह पे आके थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन इस पे मेहनत आपको करने की जरूरत है मेरे भाइयों, और अच्छे नंबर ये दे सकता है आपके लिए टॉपिक। आगे चलते हैं मेरे भाइयों, एक आता है आपके पास पुष्प पार्क। ये कहां पे? वैसे भी अपन देखो पुष्प मतलब होता है मेरे भाइयों फूल, वैसे भी अपन फूल किसी को देते हैं तो हर कोई व्यक्ति खुश हो जाता है, अब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं है क्या? तो ये रहेगा खुसखेड़ा खैरतल तिजारा। होजरी जो पार्क है ये चौपंकी पड़ता है आपके खैरतल तिजारा, वहां पे रहेगा ये पुष्प पार्क, ये होजरी पार्क। अब चलते हैं पेट्रो कॉम्प्लेक्स की तरफ। हमारे यहाँ पे एक ही मात्र रिफाइनरी है पेट्रोलियम की, और वो है बालूतरा। कहां पे है? बालूतरा। और बालूतरा पड़ता है मेरे भाइयों आपके पचपदरा, पचपदरा के अंतर्गत है, जो आपके कौन से जिले में रहेगी? बालूतरा में। तो पहले स्थान लिख देता हूं, पचपदरा, पचपदरा, और बाड़मेर से जो जिला अलग हुआ है वो कहां पे है? बालूतरा। यहाँ पे रहेगा ये पेट्रो कॉम्प्लेक्स। ओके सर। मेरे भाइयों एक स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज पार्क, ये कहां पे रहेगा? तो देखो स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज पार्क मेरे भाइयों, स्पोर्ट्स की चीजें जब बच्चे को अपन देते हैं तो वो भी खुश हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर ये भी कहां रहेगा? खुसखेड़ा। ये कहां रहेगा? खुसखेड़ा रहेगा। और खुसखेड़ा पड़ता है आपका कहां पे भाई साहब? खैरथल तिजारा के अंतर्गत पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कहां पड़ता है? खैरथल तिजारा के अंतर्गत। फिर है भाई साहब एक खिलौना पार्क। अगर देखो ऐसे लिखा हुआ आए स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज पार्क पूरा लिखा है तब तो खुसखेड़ा करना है, और केवल खिलौना पार्क लिखा हुआ आए तो ध्यान रखना फिर आपको क्या करना है सर? कोटा करना है। फार्मा जो पार्क है मेरे भाइयों ये कहां पे है? तो आपने एक रोड का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके सर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका मतलब जो DMIC है वहां पे इसे निर्धारित किया जाएगा। लेकिन अब अभी जगह फिक्स नहीं की गई है, तो ध्यान रखना फार्मा जो पार्क बनेगा वो DMIC रोड पे बनेगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे बनेगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट के द्वारा जगह फिक्स नहीं की गई है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो फार्मा पार्क है वो कहां पे है? DMIC। और मेड टेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, ध्यान रखना। तो ये रहेगा बोरानाड़ा, और बोरानाड़ा आपका कहां पे पड़ता है मेरे भाइयों? जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है। तो मेड टेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहां पे रहेगा? बोरानाड़ा जोधपुर के अंतर्गत रहेगा। ओके डन बेटा, डन सर। फिर बढ़ते हैं मेरे भाइयों आगे की तरफ। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां पे है?
जो आपकी ये गाड़ियां होती हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां होती हैं, जब अपन की खराब हो जाती है तो इनको अपन बेच देते हैं। बेचने का मतलब ये है कि कंपनी में लगा देते हैं कि भाई अब ये कोई हमारे काम की नहीं है, इसके जितने रुपए आप देना चाहते हो दे दीजिए। अब बताइए इतनी गाड़ियों को कंपनी कहाँ रखेगी? तो मेरे भाइयों पता है ये क्या होता है? ये इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी जो पार्क होता है मेरे भाइयों, ये जो गाड़ियां एक स्थान पर रखी जाती हैं और फिर इनके कट पीस किए जाते हैं, ऐसा जो पार्क होता है वहां पे उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। और ये बना है, ध्यान रखना, जंबा रामगढ़ में। कहां बना है? जंबा रामगढ़ के अंतर्गत बनाया गया है, जो आपका कहां पे पड़ता है? जयपुर के अंतर्गत पड़ता है। कई फिल्मों में नहीं देखे आपने ऐसे सीन मेरे भाइयों, जहां पे बहुत सारी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ही गाड़ियां रखी रहती हैं, फिर इनके कटिंग की जाती है, कटिंग करके इनके लोहे को पिघलाया जाता है, वापस से इनको काम में लिया जाता है मेरे भाइयों, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, जो जंबा रामगढ़ उदयपुर में है। एग्रो एंड प्रोसेसिंग जोन भाई साहब, ये और ध्यान रखना है आपको, तिवरी में बना है भाई साहब, जोधपुर के अंतर्गत। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नवीन पार्क है, एग्रो एंड प्रोसेसिंग तिवरी जोधपुर के अंतर्गत। और एक है मेरे भाइयों इंपॉर्टेंट, ये भी है सोलर पैनल पार्क, जो काकाड़ी जोधपुर के अंतर्गत बना है। कहां पे? काकाड़ी जोधपुर। इन दोनों को याद रखना। एग्रो एंड प्रोसेसिंग जोन एक और बन चुका है आपका तिमरी जोधपुर के अंतर्गत, और सोलर पैनल पार्क काकाड़ी जोधपुर के अंतर्गत। इसके अलावा मेरे भाइयों यहाँ पे और भी ध्यान रखेंगे आप, एक आपको ध्यान रखना, स्टोन पार्क कहां पे है सर? स्टोन पार्क आपके कहां पे हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखेंगे। स्टोन पार्क जो है आपके, वो एक तो मंडौर के अंतर्गत है, और मंडौर पड़ता है कहां पे? जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है। ओके सर। एक आपका मंडाना में है, और मंडाना कहां पड़ता है? कोटा के अंतर्गत पड़ता है सर। एक आपका मासलपुर है, कौन सी जगह है? मासलपुर, जो करौली के अंतर्गत पड़ती है। ओके सर। और एक आपकी जगह है बिसनोदा, कौन सी जगह है? बिसनोदा नाम की जगह है, जो बेटा धौलपुर के अंतर्गत पड़ती है। ओके सर, यहाँ पे है। और मेरे भाइयों आपका एक निम्बा हेड़ा, और निम्बा हेड़ा जो पड़ता है मेरे भाइयों, ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़। और एक जगह और है सर, जिसको आप कहेंगे क्या? बूंदी। तो आपके ये स्टोन पार्क रहेंगे, इतनी जगह, इनको भी ध्यान रखना। मंडौर, जोधपुर, मंडाना, कोटा, मासलपुर, करौली, बिस्नोदा, धौलपुर और निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़, और एक जिला रहेगा क्या? बूंदी मेरे भाइयों। ये जितने भी मैंने कराए थे आपको, ये औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स थे मेरे भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये मेरी बात आप ध्यान रखना, पेपर के टाइम पे सच कह रहा हूं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स। ओके सर, फिर अपन आगे पढ़ते हैं, और मेरे भाइयों एक आते हैं आपके क्या? औद्योगिक निवेश कार्यक्रम। इसका मतलब हमारे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेरे भाइयों जो विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया जाता है, जैसे अपन के घर में कोई शादी होती है तो अपन मेहमानों को इनवाइट करने के लिए कार्ड देते हैं, इसी प्रकार जब ये प्रोग्राम करवाए जाते हैं मेरे भाइयों, तो इनसे संबंधित आपका एक फॉर्म विदेशी कंपनी को फिल करना होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कितने लोग हमारे इस प्रोग्राम में रुचि दिखा रहे हैं। और अब यहां आने के बाद हम इस प्रोग्राम की पूरी भूमिका उनके सामने बताते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यहां इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो करते हैं, नहीं करना होता है तो नहीं करते हैं। फिर आपके गवर्नमेंट और इनके बीच में बात होती है, कितने अनुपात में इनका सहयोग रहेगा, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो प्रोसेसिंग होती है। लेकिन आप औद्योगिक निवेश कार्यक्रम हमारा राजस्थान कितनी बार करवा चुका है? तो मेरे भाइयों जो औद्योगिक निवेश आपके कार्यक्रम है ना, ये आपके अब तक 4 बार हो चुके हैं। कितनी बार? 4 बार। जिनमें सबसे पहले रिसर्जेंट राजस्थान नाम से हुआ, रिसर्जेंट राजस्थान नाम से हुआ मेरे भाइयों। फिर आपका रिसर्जेंट राजस्थान नाम से हुआ, रिसर्जेंट राजस्थान नाम से हुआ। फिर मेरे भाइयों निवेश या इन्वेस्टमेंट, निवेश या आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट, निवेश या इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट नाम से हुआ, राजस्थान समिट नाम से हुआ। और एक हुआ भाई साहब लास्ट वाला, जिसे आप कहेंगे राइजिंग राजस्थान, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ओके सर, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नाम से हुआ। बिल्कुल डन कह रहे हैं सर। तो रिसर्जेंट राजस्थान कब हुआ मेरे भाइयों? ये प्रोग्राम एक तो ये पता होना चाहिए। फिर दूसरा हुआ रिसर्जेंट राजस्थान नाम से। तीसरा जो हमने करवाया उसको बोला गया था निवेश या इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट। चौथा जो करवाया गया उसे कहा गया था राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान देंगे बेटा, रिसर्जेंट राजस्थान जो हुआ था ये 2008 के अंतर्गत हुआ था। कब हुआ? 2008। दूसरा जो हुआ था ये 2015 के अंतर्गत हुआ। कब हुआ? 2015 के अंतर्गत। तीसरा जो हुआ था मेरे भाइयों ये कब हुआ? पहला 2008 के अंतर्गत हुआ, दूसरा 2015 के अंतर्गत हुआ, और तीसरा जो हुआ था मेरे भाइयों 2023 के अंतर्गत हुआ। कब हुआ? 2023 के अंतर्गत। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है मेरे भाइयों, 8 के अंत बाद कब हुआ ये?
15 में हुआ, मतलब 8 के बाद आप अगर 7 जोड़ोगे तो बेटा ये 23 में नहीं हुआ, ये 7 के अंतराल में हुआ, तो ये हुआ 2022 में। इसका मतलब यहाँ 2008 याद रखेंगे तो ये कितने साल बाद हुआ, प्लस 7 साल बाद, प्लस 7 साल बाद में हुआ, तो 7 साल बाद 2015। फिर ये भी कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे प्लस 7 साल बाद में ये हुआ। ठीक है, तो क्या आ गया 2022, बिल्कुल 15 के बाद 7 22। लेकिन इसके लिए ऐसा कोई आपको तुक्का नहीं लगाना है मेरे भाई। ये कब हुआ था, तो ध्यान रखना ये 9, 10, 11 दिसंबर, ओके सर, और 2024 में हुआ, ओके सर। तो ये हुआ है आपका 9, 10, 11 दिसंबर 2024 के अंतर्गत हुआ। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रखेंगे। औद्योगिक निवेश कार्यक्रम जो हमारे यहाँ पे हुए हैं उनमें पहला 8 में हुआ है, फिर 15 में हुआ है, फिर 22 में हुआ है, और फिर लास्ट वाला 9, 10, 11 दिसंबर 2024 के अंतर्गत हुआ है। वेरी गुड बेटा, 8, 15 और 22 वाले तो हो चुके, लेकिन ये लास्ट वाला आपको जरूर ध्यान रखना है, जिसे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कहा गया था इस प्रोग्राम को, और ये हुआ है आपका 9, 10, 11 दिसंबर 2024। अब इन सभी प्रोग्रामों में सर्वाधिक निवेश किसमें हुआ, आपसे पूछा जाए इन सभी प्रोग्रामों में सर्वाधिक निवेश जो हुआ ना वो किस क्षेत्र में हुआ, सर्वाधिक निवेश हुआ, तो मेरे भाइयों पता है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मेरे भाइयों, या आप ऐसे कह सकते हैं ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश हुआ। बिल्कुल सर, ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश। तो भाई साहब ऊर्जा क्षेत्र में आपका ये सर्वाधिक निवेश देखने को मिला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जितनी भी आपकी विदेशी कंपनियां आई उन्होंने सबसे ज्यादा जो रुपया या इन्वेस्ट किया था उन्होंने आपके उन संयंत्रों पर लगाया जो सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से संबंधित थे, क्योंकि राजस्थान में इस ऊर्जा की संभावना ऑल ओवर, सौर ऊर्जा की संभावना ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो कभी भी पूछा जाए कि ये जो प्रोग्राम करवाए हैं रिसर्जेंट राजस्थान वो सॉरी निवेश या इन्वेस्टमेंट राजस्थान और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ये कब कब हुए, पहला 2008, 7 साल के बाद 2015, फिर 7 साल के बाद 2022, लास्ट 9, 10, 11 दिसंबर 2024 में हुआ था। और सर्वाधिक निवेश इन प्रोग्रामों में कहां पे हुए हैं मेरे भाइयों, ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, बिल्कुल। और ये प्रोग्राम जो होते हैं ना वो बेटा राजधानी लेवल पे होते हैं, तो इसलिए मेरे भाइयों यहाँ पे स्थान नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि डेट क्या है, तो वो आपको अच्छे से मैंने याद कराई दी, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल सर। फिर मेरे भाइयों एक बात और ध्यान रखना, एक आपके राजस्थान में बनाए गए निर्यात औद्योगिक संवर्धन केंद्र, जी गुरुजी, निर्यात औद्योगिक संवर्धन केंद्र, निर्यात औद्योगिक संवर्धन केंद्र, ये क्या है सर, ये मेरे भाइयों निर्यात औद्योगिक जो संवर्धन केंद्र है ये है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर कोई मशीनरी आपको राजस्थान से किसी अन्य स्टेट में पहुंचानी है तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एक ट्रांसपोर्ट की तरह मेरे भाइयों ये खोले हुए हैं कि हमारे यहाँ माल को आप पहुंचाइए, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इस माल को आगे पहुंचाएंगे। और गवर्नमेंट कब पहुंचाती है, जब कई सारे माल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उन आपके जो बिजनेसमैन है उनका भी भाड़ा बच जाता है, थोड़ा कम भाड़ा लगता है। तो ऐसी जगह से जैसे अपन के सेम ट्रांसपोर्ट वाला एरिया होता है, जैसे एक माल को दूसरे स्थान से तो अपने लिए तो पर्टिकुलर भान जाएगा नहीं, तो एक ही साथ कई लोगों का जब माल जाता है तो उसमें क्या है, खर्चा भी कम आता है। तो ऐसे उद्योग धंधों में भी होते हैं, एक मशीनरी को दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ये होते हैं जिन्हें कहते हैं निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क। ये हमारे राजस्थान में कितनी जगह बने हुए हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बना हुआ है भाई साहब, एक तो सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत है, सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत है, 1997 में बना था ये, जी गुरुजी, सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत है। पहला 3 ही बने हुए हैं, दूसरा है आपका बोरानाड़ा जोधपुर के अंतर्गत है, बोरानाड़ा जोधपुर के अंतर्गत बनाया गया मेरे भाइयों, 2005 के अंतर्गत बनाया गया। और तीसरा जो है वो ध्यान रखेंगे आपका नीमराणा, कहां पे बनाया गया, नीमराणा के अंतर्गत है, जो कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत है। और ये कब बनाया गया, तो ध्यान रखना ये 2007 के अंतर्गत बनाया गया। तो इसका मतलब निर्यात औद्योगिक जो संवर्धन केंद्र है वो राजस्थान में केवल 3 है बेटा, जिसमें एक रहेगा आपका कौन सा मेरे भाइयों, ये ध्यान रखना, सीतापुरा जयपुर 1997 में पहला यही है, दूसरा है बोरानाड़ा जोधपुर मेरे भाइयों 2005 में, और तीसरा है नीमराणा कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत रहेगा 2007 के अंतर्गत। तो ये भी अपने आप में दोनों अच्छे पॉइंट है मेरे भाइयों, इनको ध्यान रखना, औद्योगिक निर्यात संवर्धन औद्योगिक निवेश कार्यक्रम और निर्यात औद्योगिक संवर्धन केंद्र। तो ये भी आपको याद रखनी है मेरे भाइयों चीजें इस आपके उद्योग धंधों से संबंधित। फिर चलते हैं मेरे भाइयों, और फिर अगली बात जो आती है, इसकी लास्ट जो बात रहती है मेरे भाइयों, वो है आपके पास औद्योगिक संस्थान। क्या है, औद्योगिक संस्थान, जिनमें एक है आरएफसी, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, सभी के मुख्यालय एक ही जगह रहेंगे, ध्यान रखना जयपुर के अंतर्गत। ये आपकी संस्था क्या करती है, आरएफसी की जो स्थापना है ये कब है बेटा,
1955 के अंतर्गत है। मुख्यालय कहाँ रहेगा? जयपुर के अंतर्गत। इस संस्था का दायित्व क्या है आरएफसी का? तो ध्यान रखेंगे इस संस्था का कार्य है अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों को सस्ती दर पर क्या उपलब्ध कराना? ऋण उपलब्ध करवाना। बिल्कुल सर। और इसके अलावा एक ध्यान रखेंगे, जो भी व्यक्ति यहां से ऋण लेके जाते हैं, जो भी उद्योगपति यहां से ऋण लेके जाते हैं, अगर वो तय समय पे उन ऋणों को चुकाते हैं तो पता है इसके अंतर्गत, इस संस्था के अंतर्गत जो उनका विश्वास है वो और भी अड़िग हो जाता है मेरे भाइयों। तो ये अपने ग्राहकों को, जो विश्वसनीय ग्राहक हैं, उनके लिए कार्ड उपलब्ध करवाती है जिसे कहते हैं प्लेटिनियम कार्ड। मतलब अपने ग्राहकों को 3 प्रकार के कार्ड उपलब्ध करवाती है। वह ग्राहक जो रेगुलरिटी के साथ इसके साथ बने हुए हैं, ऋण लेते रहते हैं और सही समय पर ऋण को चुकाते रहते हैं, तो ये विश्वसनीय ग्राहकों को 3 प्रकार के कार्ड उपलब्ध करवाती है, जिनमें एक होता है प्लेटिनियम कार्ड, एक होता है गोल्डन कार्ड और एक होता है सिल्वर कार्ड। तो ये वो संस्था है जिसे आप कहेंगे आरएफसी, स्थापना 1955 में हुई है। आगे पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर एक है आपके पास राजसीको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना बेटा 1961 के अंतर्गत हुई थी। ये क्या करती है सर? राजसीको ये कहती है आदिवासी क्षेत्रों में जाके लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। आदिवासी क्षेत्रों में जाके लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है और फिर उनको उस प्रशिक्षण से संबंधित सर्टिफिकेट देती है, जिससे कहीं पे भी जाके उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। बिल्कुल। तो वो कार्य किसका है मेरे भाइयों? राजसीको का है। ओके सर। और बाकी लघु उद्योगों के लिए मशीनरी व तकनीकी सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। बिल्कुल राइट सर। फिर आ जाता है मेरे भाइयों क्या? रीको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। मेरे भाइयों इसकी जो स्थापना हुई थी भाई साहब वो 1969 में हुई थी। फिर ये विघटित हो गई थी, फिर इसका पुनर्गठन किया गया था। जी सर। एक बार स्थापना तो 1969 में हो गई, फिर ये विघटन हो गया था, फिर इसका पुनर्गठन किया गया था 1980 के अंतर्गत। और रीको का क्या कार्य है बेटा? ये भी आप ध्यान रखेंगे। रीको जो संस्था है मेरे भाइयों, इसमें याद रखना, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए जा रहा हूं। ये जो संस्था है ये मध्यम और बृहत उद्योगों के लिए ऋण देती है। इसके पास अति लघु और लघु उद्योगों के लिए कोई ऋण नहीं है। और ये कहती है ऋण लेने के साथ साथ अगर हमारे एरिया में आपको उद्योग खोलने के लिए जमीन चाहिए तो हम जमीन भी दे देंगे। और ऐसी संस्था जो ऋण भी देती है और जमीन भी देती है उसे मर्चेंट बेकर कहते हैं। तो ये संस्था जो है वो ध्यान रखना मर्चेंट बेकर के नाम से भी जानी जाती है। और रूडा क्या है सर? इसकी स्थापना कब है रूडा की? तो ये 1995 के अंतर्गत है इसकी स्थापना। रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, इसका भी मुख्यालय कहां रहेगा? जयपुर के अंतर्गत रहेगा। ये कहती है ऐसे लोग जो गैर कृषि कार्य में संलग्न हैं उनके लिए मैं प्रशिक्षण उपलब्ध करवाऊंगी, जैसे चमड़ा उद्योग में हो गया, अन्य कई उद्योगों में ये प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है। तो रूडा का मतलब है रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। तो भाई साहब ये कुछ आपके औद्योगिक संस्थान है, इनको भी आपको याद रखना है। पूरा डिटेल आगे मिलने वाला है। आरएफसी राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्थापना कब हुई है मेरे भाइयों? ध्यान रखना स्थापना 1955 में हुई है। अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण देती है। राज जो सीको है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, स्थापना 1961। रीको जो है इसे मर्चेंट बेकर कहते हैं, ऋण के साथ साथ जमीन देती है, स्थापना 1969 में। फिर पुनर्गठन हुआ था 1980 के अंतर्गत। और रूडा जो है रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1995 में मेरे भाइयों गैर कृषि कार्य में संलग्न लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। अब देखो इनका डिटेल मैंने आगे दिया हुआ है, आप बेफिक्र रहिए। देखो यहाँ पे ये रहा आरएफसी मेरे भाइयों राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्थापना जनवरी 1955 में। मुख्यालय कहां रहेगा? जयपुर। उद्देश्य क्या है? अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। और इसमें ध्यान रखेंगे ये वाली बात बेटा कि यह संस्था मेरे भाइयों अपने विश्वसनीय ग्राहकों को, यह संस्था अपने विश्वसनीय ग्राहकों को, और मेरे भाइयों यहां पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है सर। कौन सी संस्था की बात कर रहे हैं अपन? आरएफसी। विश्वसनीय ग्राहकों को प्लेटिनियम, कॉमा गोल्डन और कॉमा ध्यान रखेंगे सिल्वर कार्ड उपलब्ध कराती है। सिल्वर कार्ड उपलब्ध कराती है। तो कभी भी पूछा जाए कौन सी संस्था है जो अपने विश्वसनीय ग्राहकों को प्लेटिनियम, गोल्डन और सिल्वर कार्ड उपलब्ध करवाती है, तो वो रहेगी आरएफसी। इसके बाद अगली संस्था आती है जिसे आप कहते हैं राजसीको। क्या कहते हैं? राजसीको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1961 में है। कहां पे मुख्यालय रहेगा? जयपुर में। उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। और मैंने क्या कहा था? लघु उद्योगों को कच्चा माल, मशीनरी और तकनीकी सुविधा उपलब्ध करवाना। और राजसीको लघु उद्योगों से उत्पादित माल के विपणन का कार्य करता है। तो ये भी एक अच्छी संस्था है, ध्यान रखेंगे। और इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है जी,
ऐसी कौन सी संस्था है जो आदिवासी क्षेत्रों में जाके मेरे भाइयों उन लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है? तो आपको ध्यान रखना है वो संस्था रहेगी राजसिको। इसकी भी स्थापना कब हुई है? 1961 के अंतर्गत हुई है। फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके सर। और यहां पे ध्यान रखना है आदिवासी, आदिवासी आते ही आपको राजसिको करना है। ये खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही है आदिवासी लोगों से कि भाई मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, आप सीखो तो सही। तो राज सीखो, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, आप सीखो। तो ध्यान रखना, इससे याद हो जाएगा आपका आदिवासी क्षेत्र में जाके प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगी। और एक बात ये ध्यान रहे, केवल लघु उद्योगों को मशीनरी, तकनीकी सुविधा और कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। अगर किसी का उद्योग धंधा चलता हुआ कोई मशीनरी खराब हो जाती है तो कुछ निश्चित समय के लिए आपकी मशीनरी उपलब्ध करवा सकती है, उसको सही करने के लिए वर्कर भेज सकती है। कच्चा माल नहीं है तो कच्चा माल उपलब्ध करवा सकती है। लेकिन मेरे भाइयों इसके पास ऋण नहीं है, ये ऋण देने का कार्य नहीं करती है, जिसे कहते हैं राजसिको। अगली जो संस्था है मेरे भाइयों, ये काफी इंपॉर्टेंट संस्था है जिसका नाम है रिको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। कुछ शब्द इसमें से मेरे भाइयों फुल फॉर्म में आपको नहीं दिखेंगे, मतलब कि यहां पे नहीं दिखेंगे रिको वाले शॉर्ट आपके टर्म्स में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। राजस्थान है, स्टेट गायब है, फिर इंडस्ट्रीज है, फिर डेवलपमेंट गायब है, फिर इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेशन। इसका मतलब एक शब्द के बाद एक शब्द गायब है, ऐसे याद रखना। राजस्थान फिर स्टेट गायब, इंडस्ट्रीज फिर डेवलपमेंट गायब, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर कॉर्पोरेशन, वो फिर पूरा है। ओके सर। पहले स्थापना कब हुई थी? 1969 में। फिर पुनर्गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1980 को। मुख्यालय कहां पे रहेगा? जयपुर में। इसे मर्चेंट वेकर भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं आगे पता चलेगा। और ये ऋण किसको देती है? मध्यम और बृहत उद्योगों को मेरे भाइयों दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है। और उद्योगों के लिए क्या और दे देती है? भूमि भी दे देती है। और राजस्थान में उद्योगों की ये सबसे सीड संस्था मानी जाती है। जैसे मेरे भाइयों मैंने कृषि पर आधारित उद्योगों में कहा था आपके लिए कि डेयरी उद्योग की सबसे सीड संस्था है RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। पर्यटन उद्योग की सबसे सीड संस्था है RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है जिसे आप कहते हैं क्या? रिको मेरे भाइयों। तो इसमें ध्यान रखेंगे रिको की जो स्थापना थी 1969 में हुई थी, पुनर्गठन 80 में हुआ था, मुख्यालय जयपुर में रहेगा। मध्यम और बृहत उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाती है और ये भी कहती है आपको ऋण के साथ साथ जमीन चाहिए तो जमीन भी ले लीजिए, इसीलिए इसे मर्चेंट वेकर कहते हैं। और औद्योगिक क्षेत्र की ये सबसे शीर्ष संस्था मानी जाती है। ओके सर। फिर मेरे भाइयों अगला आता है आपके पास कौन? रूडा आ जाता है बेटा, रूडा, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। स्थापना 1995 में हुई है। मुख्यालय कहां रहेगा? जयपुर के अंतर्गत रहेगा। अब देखो नाम से पता चल रहा है रूरल नॉन फार्मिंग या रूरल नॉन फार्म या रूरल नॉन एग्रीकल्चर, बिल्कुल नाम से पता चल रहा है। ऐसे लोग जो कृषि कार्य में संलग्न नहीं है तो उन्हें कहेंगे गैर कृषि कार्य में संलग्न लोगों को ये प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। ये लिखा हुआ गैर कृषि क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, जैसे ऊन उद्योग में करवा दिया, वस्त्र उद्योग में करवा दिया, चमड़ा उद्योग में करवा दिया, लघु या गौड़ खनिज से संबंधित उद्योगों में इसको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने का जिम्मा दिया हुआ है किसको? मेरे भाइयों रूडा को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अच्छी संस्थाएं हैं बेटा, इनमें से भी कई बार क्वेश्चन रहते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र की चारों संस्थाएं आपको पता होना चाहिए, RFC, राजसिको, रिको और रूडा। RFC, राजसिको, रिको और रूडा मेरे भाइयों। अगर आदिवासियों से संबंधित आ जाए तो आप क्या करेंगे? राजसिको। अगर आपसे यह आ जाए कि प्लेटिनियम, गोल्डन और सिल्वर कार्ड कौन सी देती है तो RFC। आपको यह कहा जाए कि जमीन के साथ साथ ऋण उपलब्ध करवाती है तो रिको। आपको यह कहा जाए सीड संस्था कौन सी है तो भी रिको। आपको यह कहा जाए गैर कृषि कार्य में संलग्न संस्था आपकी कौन सी है जो प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है तो आप कहेंगे कौन? रूडा। समझ गए बेटा? इस प्रकार से यहां से ध्यान रखनी है ये चीजें। और आगे चल के मेरे भाइयों उद्योगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात कर लेता हूं। जी गुरुजी। और उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं में जैसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि औद्योगिक विकास के लिए हमारे राजस्थान के अंतर्गत हमने जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र कितने बनाए हुए हैं? तो ध्यान रखना कितने हैं भाई साहब? 36। और मेरे भाइयों आपके उपकेंद्र कितने हैं? तो ध्यान रखना कितने हैं भाई साहब? 8। तो औद्योगिक विकास के लिए आपने जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र जो बनाए हुए हैं उनकी संख्या है कितनी? 36। और मेरे भाइयों उपकेंद्र कितने हैं? तो ये भी ध्यान रखना है आपको, 8। और इसके अलावा कुछ हमारे राज्य के विशेष औद्योगिक संस्थान और हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर, सेकंड नंबर विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं में। और ये मेरे भाइयों आपके कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर जो है मेरे भाइयों ये आपका कहां पे है? जयपुर के अंतर्गत है। ठीक है सर। कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइन सेंटर ये कहां पे खोला गया है सर? तो ये ध्यान रखना, ये भीलवाड़ा के अंतर्गत खोला गया है ये औद्योगिक संस्थान। ब्रह्मगुप्त अनुसंधान व विकास संस्थान आपका कहां पे खोला गया है? तो ये ध्यान रखना, ये जोधपुर के अंतर्गत खोला गया है। फुटवियर डिजाइन सेंटर कहां पे खोला गया है?
तो ये भी ध्यान रखना, ये जोधपुर के अंतर्गत खोला गया है। निफ्ट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ खोला गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे जोधपुर के अंतर्गत खोला गया है सर। और श्रमिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र आपका कहाँ पे खोला गया है ये संस्थान, तो ये ध्यान रखेंगे बीकानेर के अंतर्गत। ये कुछ मेरे भाइयों और भी औद्योगिक संस्थान आपके खुले हुए हैं, ये बिल्कुल नवीन है, तो थोड़े से ध्यान रखेंगे इन नवीन औद्योगिक संस्थानों को कि कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर मेरे भाइयों कहां पे, जयपुर के अंतर्गत। कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइन सेंटर कहां पे, भीलवाड़ा। ब्रह्मगुप्त अनुसंधान व विकास संस्थान कहां खोला गया है, जोधपुर में। फुटवियर डिजाइन सेंटर कहां है, जोधपुर। निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर के अंतर्गत। श्रमिक अनुसंधान व विकास केंद्र आपका कहां पे खोला गया है, बीकानेर के अंतर्गत। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अब एक बात नोट में भी याद रखनी है आपको, वो ये राजस्थान से उद्योगों में सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। राजस्थान से उद्योग धंधों के अंतर्गत सबसे ज्यादा निर्यात किस चीज का होता है मेरे भाइयों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात हम करते हैं, इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात करते हैं। और सेकंड नंबर पे मेरे भाइयों आपके आभूषण या जिनको आप कहते हैं जवाहरात, आभूषण या मेरे भाइयों जवाहरात। तो राजस्थान से उद्योगों में जो इतनी सारी चीजें बनती हैं, कभी आपको पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा निर्यात किसका होता है, तो ध्यान रखना पहला इंजीनियरिंग या इसे अभियांत्रिकी भी कहते हैं मेरे भाइयों, बिल्कुल सर, इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी। और सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ से अन्य स्टेट के लिए या कंट्री के लिए क्या जाता है, तो आभूषण और जवाहरात। और जब आप पीएसआई का एग्जाम देख रहे थे मेरे भाइयों, तो ये चीज करंट में भी पूछी गई थी कि राजस्थान से उद्योगों में सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। सारी चीजें अलग अलग थी मेरे भाइयों, तो ध्यान रखना इंजीनियरिंग आपका फर्स्ट नंबर पे। इंजीनियर से आपने इंजीनियरिंग उद्योग नहीं देखे थे, जहां पे आपने देखा था कैप्स्टन मीटर, पानी के मीटर होते हैं, जयपुर मेटल्स बिजली के मीटर होते हैं, एनवीसी नेशनल बियरिंग कंपनी जिसमें बेयरिंग बनाई जाती है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें टीवी बन रही थी, केबल्स इंडस्ट्रीज कोटा में केबल बन रही थी। इन चीजों का हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा निर्यात होता है मेरे भाइयों उद्योगों के अंतर्गत। और सेकंड नंबर पे है आभूषण और जवाहरात, इन चीजों का सबसे ज्यादा हम निर्यात करते हैं। लेकिन पहले नंबर पे ध्यान रखना इंजीनियरिंग जो चीजें हैं उनका हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। ओके, तो मेरे भाइयों ये था आपका कौन सा मेरे भाइयों टॉपिक, आपका ये था भाई साहब उद्योग वाला टॉपिक। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने भाई साहब इसे आपके लिए प्रदर्शित किया है, पूरे कंटेंट के साथ प्रदर्शित किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, जिससे कोई भी कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आए तो वो आप इजी गोइंग कर पाए। और मेरे भाइयों इससे अगला टॉपिक क्या रहेगा, सोमवार के दिन। तो आप लोगों के जब मैं कमेंट देखता हूं तो उसमें बहुत सारा एक टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा कमेंट आपके पड़े हुए हैं मेरे भाइयों, और वो टॉपिक है राजस्थान की खनिज संपदा। तो मेरे भाइयों आप बेफिक्र रहिए, बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर खनिज करा दो, खनिज करा दो, खनिज करा दो। अब मेरे भाइयों वो समय आ चुका है, क्योंकि क्रमबद्ध तरीका भी कोई चीज होती है बेटा, कंटिन्यूअस तरीके से मैं चलता आ रहा हूं, धीरे 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 करके कौन सा टॉपिक किसके बाद आना चाहिए, ये सीक्वेंस भी ज्योग्राफी में बहुत मायने रखता है। तो अब अपन उद्योगों के बाद करने वाले हैं मेरे भाइयों क्या, खनिज संपदा। आपको याद हुआ या नहीं हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब ध्यान रखना कल सोमवार से जब ये क्लास होगी खनिज संपदा की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे भाइयों आप खनिज में अच्छा महसूस कर पाओगे। आप ये कर पाओगे खनिज के अंतर्गत के यार अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो मैं कंप्लीट इसे कर दूंगा। तो भाई साहब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे खुश हो जाएं, मस्त हो जाएं जिनकी डिमांड थी कि सर हमको कब कराएंगे खनिज संपदा। तो खनिज संपदा आपका स्टार्ट होने के लिए जा रहा है कब से मेरे भाइयों, सोमवार से। हर एक बच्चे को आप बता दीजिएगा कि अब राजस्थान की खनिज संपदा बहुत इजी गोइंग पढ़ने वाले हैं हम गौरव राजपूत सर के साथ। तो टेंशन नहीं लेना है मेरे भाइयों, और ना ही किसी को देना है। अपना कार्य अपन ईमानदारी से करेंगे और आप मेरे साथ रहकर ईमानदारी से पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास को मैं यहीं पे भाई साहब क्लोज करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बेटा लक्ष्य क्लासेस के द्वारा जो राजस्थान पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें सारी सब्जेक्टों की पीवाईक्यू सीरीज है, मेरे भाइयों ये कुछ दिन में आने वाली है। ऐसा हालांकि मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, अब आपका भी थोड़ा सा भरोसा मेरे से उठने लगा होगा कि सर काफी दिन से कह रहे हैं कब आएगी पीवाईक्यू सीरीज आपकी, कब आएगी कब आएगी। तो देखो जब मैंने आपको पूरा ज्योग्राफी कराया है तो बताइए इस पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आए उनका व्याख्यात्मक हल भी तो मैंने नीचे लिखवाया है। इस वजह से मुझे ज्यादा टाइम लग गया, पर अब भाई साहब इसकी लास्ट इसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है मेरे भाइयों, और दी एंड की तरफ है। बाकी मटेरियल पूरा कंप्लीट हो चुका है, पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत सारे क्वेश्चन उठा लिए गए हैं,
यहां तक कि मेरे भाइयों पीएसआई में आए हुए आपके 2026 में वो भी इसमें डाल दिए गए हैं। अब बस इसका एक व्याख्यात्मक विश्लेषण चल रहा है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, बहुत जल्दी आपके हाथ में एक किताब होगी जिससे आपको मैंने जितने भी टॉपिक करा दिए उनमें पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को आप इजी गोइंग कर सकें। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है मेरे भाइयों, बहुत जल्दी ये किताब आपको मिलने वाली है। और मेरे भाइयों लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर लगता है वास्तव में लक्ष्य परिवार हम लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, तो ऐसे परिवार से मेरे भाइयों जुड़ना ना भूले। पीछे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने। मेरे भाइयों आपका दिल खोलकर स्वागत है। और इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले बता चुका हूं, इसे जरूर भाई साहब अपने दिमाग में बैठा लें कि सोमवार के दिन स्टार्ट होने वाला है राजस्थान की खनिज संपदा टॉपिक। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ इसे पढ़ने वाले हैं खनिज संपदा को, तो एब्सेंट बिल्कुल नहीं होना है, रेगुलरिटी के साथ रहना और लाइव क्लास के अंतर्गत ही बने रहना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय जौहर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए मेरे भाइयों, और आराम से हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल, तब तक के लिए जय श्री राम।